MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं महाभारत। दोस्तों, आज महाभारत में बात करता हूं बांग्लादेश की, उस बांग्लादेश की जो है ही इसलिए क्योंकि हम हैं, जो बना ही इसलिए क्योंकि भारत है, वरना ये वो पूर्वी पाकिस्तान था जिसे पाकिस्तान की फौज अपने बूटों तले रौंदती थी। जुल्मों की, शोषण की जीती जागती तस्वीर, जीता जागता हुआ मुजस्समा था ये पूरा का पूरा इलाका, जिसे बांग्लादेश अगर किसी ने बनाया तो वो हमने बनाया। इसकी आजादी के लिए हमारे देश की सेना ने, हमारे जवानों ने अपना खून बहाया और आज इस बांग्लादेश के इस्लामी कट्टरपंथी हिंदुओं की जान के दुश्मन हो गए। उनके मंदिर तोड़े जाते हैं, पूजा के अधिकार छीने जाते हैं, संपत्तियों को लूट लिया जाता है, जला दिया जाता है, महिलाओं को किडनैप किया जाता है और बेगुनाह हिंदुओं को फांसी पर लटकाया जाता है। न सिर्फ लटकाया जाता है, लटकाकर जला दिया जाता है और इस दौरान वो कट्टरपंथी भीड़ नारेबाजी करती रहती है। भारत में ठंड के दिन, सर्दियां हैं। दोस्तों, आप हो सकता है कि अपने कंबल और रजाइयों में दुबके हो, लेकिन आपको उस पीड़ा को महसूस करना पड़ेगा जो बांग्लादेश के हिंदुओं के भाग्य पर थोप दी गई, उनकी किस्मत बना दी गई। देश को बांटने वालों ने दो देश बनाए और बांग्लादेश में बसे हिंदू या तो मारे गए या पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। यह एक जबरन थोपा गया फैसला था जिसकी वजह से इन सबको यह झेलना पड़ा। अपनी संपत्ति छोड़कर शरणार्थी बनने के लिए यह मजबूर हो गए, ये हिंदू रिफ्यूजी बन गए। 1971 में फिर जुल्म का एक और अध्याय लिखा गया, हिंदू फिर शरणार्थी बने दोबारा। जो वहां रह गए वो या तो मार दिए गए, कन्वर्ट करा दिए गए या फिर हाशिए पर धकेल दिए गए। और कभी 28% हिंदुओं वाले इस बांग्लादेश में अब 8% भी हिंदू नहीं बचे। ये 8% से नीचे है आंकड़ा। और जो बचे हैं वो किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, उसकी सबसे ताजा तस्वीर ये दीपू चंद्र दास है, उसकी सबसे ताजा तस्वीर गोविंदा विश्वास है। तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूं गोविंदा विश्वास, वो हिंदू जिसका गुनाह केवल यह है कि उसका धर्म हिंदू है। ढाका में इस हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग कर दी गई। जरा तस्वीरें आप देखिए, जिहादियों की भीड़ आई और भीड़ ने हिंदू युवक को पीट दिया। क्यों? वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसके हाथ पर कलावा था, हाथ पर कलावा देखा और भड़क गए, हिंदू युवक की पिटाई करने लगे। उसका नाम गोविंदा विश्वास, उसके सिर पर जोरदार हमला कर दिया, चाकू से हमला करने लगे और आरोप क्या लगाया, कलावा बांधे तो कहने लगे रॉ एजेंट है। और ये पुलिस के सामने हो रहा था, जरा देखिए, ये पुलिस के सामने हो रहा था, पुलिस तमाशा देख रही है और ठीक वैसा ही जैसा दीपू की हत्या से पहले हुआ था। अब जरा समझिए हालात क्यों बिगड़े। लोग कह रहे हैं कि वो उस्मान हादी मार दिया गया, उस्मान हादी मार दिया गया तो भीड़ भड़क गई। अरे उस्मान हादी को मारे ISI, उसके हमलावरों को पकड़ने में नाकाम रहे यूनुस, और पीटे जाए हिंदू, जलाए जाए हिंदू। कौन सी सरकार चला रहे हैं वहां के हिंदू? क्या सरकार चलाने में योगदान है हिंदुओं का? वहां के प्रधानमंत्री हिंदू हैं क्या?
या ये वाले हट जाएंगे तो हिंदू कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा, क्या ऐसा है क्या? और कौन सा देश विरोधी काम कर रहे हैं वहां के हिंदू कि भाई देश के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, तख्ता पलट करवा देंगे, और केवल धर्म के नाम पर वो जिंदा जलाए जा रहे हैं। इतना हो रहा है। और महिलाओं पर एक अलग तरह का खतरा चल रहा है। कभी उनको किडनैप किया जाता है, उनके जीने के अधिकारों पर शरीयत थोपी जाती है, और अब जो जिहादियों का ग्रुप है वो हिंदू महिलाओं को धमका रहा है। पर्दा करने के लिए हिंदू महिलाओं पर दबाव बनाया जा रहा है। किसी को उनके सिंदूर से दिक्कत है, किसी को उनकी बिंदी से दिक्कत है, और हिंदू महिलाओं को पीटने की धमकियां दी जा रही हैं। कह रहे हैं कि हिजाब पहनो, बुर्का पहनो, और हिजाब या बुर्का नहीं पहना तो फिर मार देंगे। पीट पीट कर जान से मारने की चेतावनी जारी की जा रही है। पुलिस के सामने हिंदू महिलाओं को धमकाया जा रहा है। ढाका की सड़कों पर शरीयत की मांग उठाई जा रही है। भाई शरीयत आप मानते हैं, लेकिन हिंदू क्यों माने? लेकिन अफसोस यह है कि जिस ब्रिगेड को दुनिया में कहीं भी कोई जुल्म दिखे, इंसानियत याद आ जाती है। यहां से 3000 किलोमीटर दूर, 5000 किलोमीटर दूर कोई एक घटना घट जाए तो ये अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए उतर आते हैं, और इनको आदत है। लेकिन आज वो खामोशी से बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं कर रहे। कोई प्रोटेस्ट जो गाजा के लिए चलता है, फिलिस्तीन के लिए चलता है, दुनिया में कहीं एक घटना घट जाए तो बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट लेकर आ जाते हैं, लेकिन अब नहीं दिखे। मेरा सवाल यह है कि क्या ये दुनिया कुछ देख नहीं रही है, या दुनिया अंधी हो गई है क्या? अंतरराष्ट्रीय मीडिया कहां है? अब कोई बीबीसी की रिपोर्ट आपको नहीं दिखेगी इस पर। कोई नहीं दिखेगा कि अल जजीरा बताए कि ये इतने हिंदू मारे गए, इतने के घर जलाए गए। कोई डिटेलिंग नहीं मिलेगी आपको। संयुक्त राष्ट्र तो जैसे लग रहा है कि सो गया है, और मानव अधिकार वाले वो कहां है भाई? सारी कहानियां यहां भारत में आकर ढूंढते हैं, और जो खुलेआम चल रहा है उस पर खामोशी से मुंह सिलकर बैठे हुए हैं। और एक बात और कहूं, सरकार क्या कर रही है? अरे कूटनीति अपनी जगह है, लेकिन हिंदुओं के लिए कुछ तो कीजिए। बताया जा रहा है कि गुपचुप तरीके से बहुत सारे काम कर रहे हैं, कूटनीतिक तरीके से बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा वो काम। कुछ ऐसा करना पड़ेगा, या कुछ ऐसा कीजिए जो दिखाई दे, जो सुनाई दे। एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फिर चर्चा की शुरुआत करूंगा। ভারত দেখে নেন, আপনাদের পারমাণবিক অস্ত্র কোনো কাজে লাগবে না, আমরা আলু ভর্তা করে খেয়ে ফেলবেন। बांग्लादेश से हर दिन आ रही तस्वीरें डराने वाली हैं। हिंदुओं के साथ बर्बरता रुकने का नाम नहीं ले रही है। कभी तिलक लगाने पर मारा जा रहा है तो कभी कलावा पहनने पर। कट्टरपंथी उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में शुरू हुआ उत्पात खत्म होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। राजधानी ढाका ही नहीं बल्कि देश के छोटे छोटे शहरों में भी कट्टरपंथी नौजवान हिंसा का खुला खेल खेल रहे हैं। इंसाफ के नाम पर बेकसूर हिंदुओं की हत्याएं कर रहे हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में चल रहे जिहादी उत्पात का खामियाजा वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं को भी भुगतना पड़ रहा है। हादी की मौत के कुछ ही घंटों के बाद दीपू दास नाम के हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग की गई। यहाँ तक कि दीपू के शव को बीच सड़क पर टांग कर उसे आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना के बाद कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। साधु संतों में नाराजगी है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य, यदि भारत का हिंदू नहीं जगा तो जो बांग्लादेश में भर चौराहे पर हिंदुओं को जलाया जा रहा, वो दिन दूर नहीं, भारत में भी ऐसे वाकया देखने को मिलेंगे। यही समय है, सही समय है हिंदुओं के एकजुट होने का। बांग्लादेश में जिंदा हिंदू को पेड़ से लटका कर उसमें आग लगा दी। कुछ नहीं बदलेगा एक खबर सुनने के बाद भी। और जानते हो ये दर्द क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जिंदा जलाने वाला जो शख्स था, जो जिंदा जला, वो शख्स मेरे घर का नहीं था, इसलिए दर्द मुझे नहीं है।
अगर वही शख्स कहीं मेरे से रिलेटेड होता तो फिर मैं आशा करता पूरा समाज मेरे साथ खड़ा हो जाए। अभी घटना खत्म भी नहीं हुई कि एक रिक्शा चालक के साथ सिर्फ इसलिए मॉब लिंचिंग की गई क्योंकि उसके हाथों में कलावा बंधा हुआ था। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो मानवता पर कलंक तो है ही, लेकिन अब कट्टरपंथी जिहादी यही नहीं रुके। अब उन्होंने सड़क पर गुजरने वाली हिंदू महिलाओं को बुर्का और हिजाब पहनने की धमकी दी है। जिहादियों का कहना है कि हिंदुओं को अगर बांग्लादेश में रहना है तो उन्हें भी शरिया के हिसाब से ही चलना होगा। हिजाब ना पहनने पर जान से मारने की धमकी के माहौल के बाद वहां की हिंदू महिलाओं में खौफ का माहौल है। परिवारों में बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंता है और प्रशासन पर खामोशी के आरोप भी लग रहे हैं। जिहादियों के आगे सरेंडर कर चुकी बांग्लादेशी पुलिस मौन है। इस आपाधापी के बीच बांग्लादेशी जिहादी पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे हैं। मोहम्मद यूनुस की कमजोर और कठपुतली सरकार को धमकी देते देते भारत को भी धमकाना शुरू कर दिया है। जिहादियों की कोशिश है कि भारत के खिलाफ आग उगलकर वो यूनुस के तख्ता पलट की कोशिशों में सफल हो जाएंगे। দেখেন ভারত দেখে নেন, আপনাদের পারমাণবিক অস্ত্র কোনো কাজে লাগবে না, আমরা আলু ভর্তা করে খেয়ে ফেলবো ইনশাআল্লাহ। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं? महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करना कहां का कानून है? सवाल ये भी कि हिंदुओं पर आघात कब खत्म होगा ये जिहाद? आखिर हिंदू पहचान से इतनी नफरत क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त आचार्य राज मिश्रा हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, हिंदू धर्मगुरु, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव उनियाल जी मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ इस वक्त हाफिज गुलाम सरवर जी हैं, प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के। मुमताज आलम रिजवी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और सैयद जब्बाद, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं सैयद जब्बाद आपके पास आना चाहता हूं और बहुत सामान्य सवाल एक करना चाहता हूं कि दुनिया में कहीं भी कुछ घटे तो इंस्टाग्राम की स्टोरी से लेकर सड़क पर प्रदर्शन तक बहुत कुछ होता है, लेकिन केवल एक बात ऐसी है कि अगर अत्याचार हिंदुओं पर कहीं हो जो विजिबल है, यह कोई आरोप प्रत्यारोप, किसी तरह का कोई प्रोपेगेंडा जो विजिबल है, जो साफ दिख रहा है, उस पर कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं, कहीं कोई हंगामा नहीं, कहीं कोई शोर शराबा नहीं, सब आराम से अपनी जगह स्थिर होकर बैठ जाते हैं। क्या हिंदू होना, खासतौर से बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, इसको गुनाह की श्रेणी में डाल देना चाहिए कि भाई तुम्हारी नियति है, तुम्हारी किस्मत है, तुम भोगो? जी बहुत बहुत धन्यवाद राम भाई। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, बांग्लादेश में जो इस वक्त स्थिति उत्पन्न है और जो वहाँ के हिंदुओं के साथ हो रहा है वो बेइंतहा गलत है। उसको जितना भी कंडेम्ड करा जाए वो कम है। और मुझे शिकायत इस वक्त जो है भारत की आम सोसाइटी से भी है और ख़ुद जिस तरीके से और भारत सरकार से भी है कि हमारी विदेश नीति को क्या हो गया है। मैंने आप ही के चैनल पे राम भाई, रिपब्लिक भारत पे, पिछले साल जो घटित हो रहा था उसको लेकर के अपनी चिंता व्यक्त करी थी और मैं लगातार आवाज़ उठा भी रहा हूँ। लेकिन आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो हम और जो है मजबूती के साथ अपने हिंदू भाइयों के साथ जो वहाँ पे गलत हो रहा है उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला करके ऐसे लोगों को कंडेम्ड कहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी हैरत की बात ये होती है, आप सोचिए हमारा व्यापार 14 से 15 बिलियन डॉलर का होता है। हम बिजली सप्लाई करते हैं बांग्लादेश के अंदर, एक बड़े उद्योगपति हैं और वो बहुत सरकार के करीबी हैं। अरे कुछ तो करिए वहाँ पर। ये बांग्लादेश हम भारत ने बनाया था। हमने जब इन बेगैरतों के ऊपर, और आज वहाँ पर पाकिस्तान इन्फ्लुएंस लोग आ रहे हैं, चाइना के इन्फ्लुएंस लोग आ रहे हैं, वहाँ की आवाम को मेरा पैगाम ये है, जब तुम्हारे ऊपर पाकिस्तान जैसा बेगैरत मुल्क, वहाँ की फ़ौज जुल्म और ज़्यादती कर रही थी तो इसी भारत के लोगों ने तुम्हारी मदद करी थी।
तुम्हारी यहाँ जो कत्ल गारत गरी हो रही थी, तब भारत सरकार ने, भारत के लोगों ने तुम्हारी मदद करी थी, और आज तुम भारत के ही खिलाफ बोलने लगे हो। यहाँ के आम जनमानस को यह समझने की ज़रूरत हो रही है, अगर आप फ़लस्तीन के ऊपर आवाज़ उठाते हैं, फ़लस्तीन के कमज़ोरों की आवाज़ आप उठाते हैं, तो बांग्लादेश के लोगों की भी आवाज़ और बांग्लादेशी हिंदुओं की जो आवाज़ है उसको भी आपको उठाने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं आवाज़ बात करने से देखिए, बात आप कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं आपको शुक्रिया भी बोलता हूं, लेकिन कहां है वो पूरी फौज जो नसरल्ला के लिए फोटो लेकर घूम जाती है? नहीं, जिनको नसरल्ला में एक उम्मीद दिखती थी, जिनको नसरल्ला के अंदर यह लगा कि भाई वो चला गया तो कौन सी उम्मीद मारी गई, उनको बांग्लादेश के हालात नहीं दिख रहे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, मैं संजीव उनियाल को इन कराते हुए, वो लोग कहां हैं भाई, वो कहां हैं जो लिंचिंग को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं करते हैं? 10 सेकंड दे देंगे राम भाई। जी बोल दीजिए, सही जब आप बोल दीजिए 10 सेकंड दे दीजिए। मैं अपने में राम भाई, सरकार क्या कर रही है अपने देश की? सरकार क्यों मौन बनी हुई है? क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को या विदेश मंत्री को संज्ञान नहीं लेना चाहिए, या कठोर एक बयान नहीं जारी करना चाहिए? अगर तुम नहीं करोगे हम तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करेंगे, हम तुम्हें बिजली नहीं सप्लाई करेंगे। आप बताइए, वहां पे जुल्म और ज्यादती हो रही, तो उसके लिए कौन आवाज उठाएगा? हमारी विदेश नीति को क्या हो गया है? आप हमारे पड़ोस में देख लीजिए कि नेपाल के अंदर होता रहे, हम तब भी हमारी विदेश नीति तमाशबीन की तरीके से तमाशा देखती रही। उसके बाद श्रीलंका के अंदर हो रहा था, तब भी हमारी विदेश नीति तमाशबीन की तरीके से तमाशा देखती रही। उसके बाद वहां इंडिया आउट कैंपेन मोइजू चलाते हैं आकर के, वो भी हम देखते रहे। चाइना हमारा ऑलरेडी दुश्मन, पाकिस्तान जैसा हमेशा बेगैरत मुल्क हमारे पड़ोस में आ गया। इस सवाल पे सही जवाब में जाऊंगा, लेकिन हो क्या रहा ऊपर आ गए, लेकिन हो क्या रहा है? इस बात को मानने में अक्सर लोग पीछे हट जाते हैं कि सोच क्या है आपकी। पहले आप कह रहे थे कि शेख हसीना की सरकार ने भ्रष्टाचार किया, शेख हसीना की सरकार ठीक नहीं चल रही है, इस सरकार को उखाड़ना जरूरी है। इस सरकार को उखाड़ने के लिए एक आंदोलन बना, उस आंदोलन ने क्या किया? हिंसा की, झगड़ा फसाद किया, और आपने अपने चुने हुए यूनुस को प्राइम मिनिस्टर बनवा लिया, जो कार्यकारी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। अब तो भाई आपकी सरकार है, अब तो आंदोलनकारियों की चहेती सरकार है, अब तो सब कुछ आपके मुताबिक हो गया। उस सरकार के सारे मंत्री या तो कहीं जेलों में पड़े हैं, या भाग गए हैं, या मार दिए गए हैं। मैं एक बात समझाना चाहता हूं कि ये जो कट्टरपंथ की बीमारी है, वहां इलेक्शन हो रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं, ये जो कट्टरपंथ की बीमारी है, ये कट्टरपंथ की बीमारी बहाने ढूंढती है। ये बहाने ढूंढती है कि आज ये बहाना है, कल वो बहाना है। अब आपके चहेते यूनुस से अब क्यों दंगा कर रहे हैं? ये हिंदू जो मारे जा रहे हैं, क्या ये सरकार पलटने की काबिलियत रखते हैं? क्या कल के दिन इनमें से किसी को प्राइम मिनिस्टर बन जाना है? क्या कल के दिन ये अपना नया देश बना लेंगे? क्या कुछ भी नहीं है तो इनको क्यों मार रहे हैं? संजीव उनियाल जी। राम, 2-3 बातें हैं इसमें जी। मुझे लगता है कि 2-3 बातों को देखना बहुत जरूरी है। प्रोग्रेसिव सोसाइटी नहीं है। जब डेवलप कर रही थी कंट्री हसीना के टाइम में, कहां से कहां बांग्लादेश ने अपना स्थान बना लिया था, कितनी विकसित हो गई थी, और एशिया में, खास तौर से वेस्ट एशिया में जाना माना नाम था बांग्लादेश। परंतु नहीं, हमें तो लड़ना है, हमें तो मारना है, हमें तो काटना है, हमें तो सिंहासन बदल करना है, और घूम फिर के हमें सड़कों पर पत्थर मार मार के लोगों को सड़क पर लाना है। ये वास्तव में एक ऐसा माइंडसेट है, एक ऐसी आइडियोलॉजी है, एक ऐसी कौम भी कह सकते हैं जो लगातार लड़ने पे विश्वास करती है, आगे बढ़ने पे विश्वास नहीं करती, बदलने में विश्वास नहीं करती। अरे हिंदुओं को मारते हो तुम, मारने के बाद टांग देते हो पेड़ पे और व्यापार की बातें करते हो चैनल पे बैठ के। दर्द नहीं है ना भाई? क्योंकि हम तो बदल गए, हमने तो जो है हिंदू धर्म छोड़ दिया, हम तो मुस्लिम बन गए। इसका मतलब ये नहीं कि इंसानियत मर जाएगी। अगर कोई आदमी मुसलमानों के साथ व्यापार कर रहा है तो इसका मतलब ये कि उसको टांग दोगे, मार दोगे, काट दोगे, उसको जस्टिफाई करोगे। व्यापार बिल्कुल एक अलग चीज है। व्यापार को आप इंटरमिक्स नहीं कर सकते हिंदुओं को काटने मारने से। अरे प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा। आपको प्रोग्रेसिव ना होने से ये स्थितियां आती हैं देश के अंदर, और आज आप सड़क पर आ जाते हैं। आपकी यूनुस जैसा आदमी जिसको कि लाया गया योजनाबद्ध,
और जब वो आप बन गया तो आप उसके साथ मिलके हादी की मरण उसमें वो भी शामिल हो जाता है और ले दे के आप हिंदुओं के ऊपर अटैक करने लगते हैं। क्या हिंदुओं को कमजोर समझा जाता है क्या? हिंदुओं को कमजोर समझते हो क्या? विदेश नीति इसमें क्या करेगी? विदेश नीति का कोई रोल है इसमें? अगर एक पड़ोस में रहने वाली कंट्री है और उसके साथ ऐसा हो रहा है तो विदेश नीति का रोल क्या है भैया इसमें? आप घूम फिर के वहीं पर आ रहे हैं, पतलाना वहीं रहेगा जी। मुमताज आलम रिजवी लेना होगा, मतलब लेना होगा। मुमताज आलम रिजवी, सैयद मैं आ रहा हूं आपके पास, एक एक करके थोड़ा एक एक करके बात हो जाए। पहले मुमताज आलम रिजवी बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 7 लोग अरेस्ट किए गए हैं वहां पे, जो खबर आई है। तो ये हम लोगों ने जो आवाज उठाई उसका एक असर कि 7 लोग वहां पे अरेस्ट किए गए, वहां पे कार्रवाई हुई है। दूसरी चीज ये कि जो प्रोटेस्ट की आप बात कर रहे हो कि कहाँ वो गैंग है, तो वो गैंग कहाँ है जो यहाँ पे बजरंग दल, वीएचपी, आरएसएस, ये सारे लोग कहाँ हैं? ये क्यों प्रोटेस्ट नहीं कर रहे? चले, हमें बुलाएं आचार्य विक्रमादित्य जी, हम चलने के लिए तैयार हैं। कहाँ चलना है, कहाँ प्रोटेस्ट करना है? हम साथ में चलने के लिए तैयार है। निकलो, अपने अपने घरों से चलो बांग्लादेश एम्बेसी। मैं तो कह रहा हूँ कि आप जो है वहाँ हुमायूं कबीर जो मस्जिद बनाने का ऐलान किया, वहां जाने के लिए बाबा बागेश्वर तैयार है। बांग्लादेश के एम्बेसी क्यों नहीं चल रहा है? कौन रोक रहा है? सरकार रोक रही है। कौन रोक रहा है? ये माइंडसेट नजर आना चाहिए राम लोगों को। घेराव करो, हटाओ यहाँ से, बंद कराओ, माइंडसेट है, बंद कराओ ये एम्बेसी। क्या जरूरत है इसकी? बंद करो तमाम तिजारत, सरकार पे दबाव डालो कि सारी तिजारतें बंद की जाए। जब तक वहाँ पे हिंसा रुकेगा तब तक हमारे ताल्लुकात बांग्लादेश से नहीं होने चाहिए। ये हमारी डिमांड, ये हमारी मांग है, ये हमारी मांग है। अरे रुक जाइए संजीव जी, रुक जाइए साहब, रुक जाइए, रुक जाइए, मैं कह रहा हूँ रुक जाइए। विक्रमादित्य जी को लेकर आइए। मैं संजीव जी थोड़ी देर के लिए रोकना चाहता हूं आपको। मुमताज आलम रिजवी अपनी बात रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एम्बेसी बंद कर दीजिए, सारे संबंध खत्म कर दीजिए। विक्रमादित्य जी, सारे संबंध खत्म कर दीजिए और आप प्रोटेस्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं। राम जी, यहाँ जो बैठे हुए ये तथाकथित तौर पे लोग हैं ना, जो आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, ये मजाक उड़ा रहे हैं। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है मजाक उड़ा रहे हैं। इनको पता है कि एम्बेसी के जाके आगे कुछ नहीं होगा। पहले 6 महीने लगातार कर लिया। मजाक उड़ाने वाले लोग हैं और लगातार एक के बाद एक जिस प्रकार से जमायते इस्लामी जैसे ऑर्गेनाइजेशन वहां पर कार्य कर रहे हैं, उनके कारण से सोच कौन सी है? मुझे बताइए, सोच कौन सी है? सोच वही है कि केवल वहां मुसलमान रहेगा, हिंदू को रहने की जगह नहीं। अरे सोच है भाई, ये सोच। और ये सोच आजकल हिंदुस्तान में भी आने वाली है, भारत में भी आने वाली है। क्योंकि मैं कई बार कहता हूं इस बात को कि ये जो दिखाई दे रहा है बांग्लादेश में, वो टेलर है। भारत सरकार से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि बॉर्डर खोले जाने चाहिए और हिंदुओं को हिंदुस्तान में आने की इजाजत मिलनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं, आज अगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, भारत की गवर्नमेंट दे देती है तो यहाँ जितने बैठे हुए लोग हैं, ये हिमायती लोग बैठे हुए हैं, सबसे पहले यही शोर मचाएंगे कि बॉर्डर क्यों खोल दिया, बॉर्डर क्यों खोल दिया, हिंदुओं को आने की इजाजत क्यों दे दी। ये सबसे ज्यादा दिक्कत यही है। जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए हुए लोगों के लिए सीए आया था तो यही छाती पीट रहे थे कि सीए नहीं आएगा, सीए नहीं आएगा, इससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मुझे बताइए, आपको पूरा याद होगा राम जी कि किस प्रकार का हो हल्ला ये बैठे हुए जितने नुमाइंदे हैं वो मचा रहे थे, और आज भी यही हो रहा है। और आज तो एक ऐसी हाल हुआ है बांग्लादेश के अंदर कि वहां पर एक ऑर्डर कर दिया गया है कि हिंदू औरतों को बुर्का पहनना पड़ेगा, बुर्का पहनना पड़ेगा। वहां पर ऐसा एक ऑर्डर पास कर दिया गया है कि जो एक वास्तविक तौर पर इतना भयावह है कि जबरदस्ती शरीयत लागू की जानी चाहिए। और इसके पीछे क्या है? इसके पीछे एजेंडा है कि भारत का चिकन नेक जो है उसको काटा जाए। आईएसआई की एक ऑर्गेनाइज कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि भारत के उस नॉर्थ ईस्ट के इलाके को काट के अलग कर दिया जाए, और इसमें गवर्नमेंट पूरी तरह से जो कार्य कर रही है उनका साथ देना चाहिए। अभी हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है, जिस प्रकार से यहाँ हो हल्ला करने की जो हिदायत कर रहे हैं इस वक्त भयावह। हाफिज गुलाम सरवर को इन कराइए। हाफिज गुलाम सरवर, मैं आ रहा हूं विक्रमादित्य जी आपके पास। राज मिश्रा जी मेरे साथ हैं, हाफिज गुलाम सरवर मेरे साथ हैं। हाफिज गुलाम सरवर, सरकार का स्टैंड क्या है, सरकार क्या कर रही है? ये सारे सवाल जायज हैं और ये सारे सवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए, हर वक्त पूछे जाते हैं।
लेकिन फिलिस्तीन के लिए सरकार का स्टैंड क्या है, गजा के लिए सरकार का स्टैंड क्या है, यह नहीं पूछा जाता। तब अपने हिसाब से प्रोटेस्ट निकलते हैं, अपनी जो इच्छा है, जो दिखाई देता है, जो विजिबल है, जो समझ में आ रहा है, उसके आधार पर तुरंत तैयारी हो जाती है। फिर नहीं पूछा जाता कि मोदी जी ने क्या कहा है, विदेश मंत्री जी ने क्या कहा है, इजराइल से क्या बात हुई, फिलिस्तीन के लोगों से क्या बात हुई, उनका स्टैंड क्या है, उसके आधार पर हम तय करेंगे। ये दो चीजें किस आधार पर तय होंगी कि कब हमारा मन है तो हम चल देंगे और कब हम सरकार के पीछे छुप जाएंगे कि सरकार जो करे हम सरकार के साथ हैं। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य है मोहन जी कि फिलिस्तीन और बांग्लादेश को मिलाया जा रहा। बांग्लादेश का मुद्दा और फिलिस्तीन का मुद्दा दोनों दो है। फिलिस्तीन की लड़ाई इसराइल जैसे मजबूत देश से है और बांग्लादेश की लड़ाई तो किसी देश से है ही नहीं। वो तो बांग्लादेश के सरकार के द्वारा छोड़े गए छुट्टे सांडों के द्वारा यह अराजकता की जा रही है, वो उसका आंतरिक मामला था। अगर बांग्लादेश के इस कृत्य को हम भारत विरोधी मानते हैं तो मैं तो कहता हूं कि जैसे इजराइल ने फिलिस्तीन पे हमला कर दिया, आप भी बांग्लादेश पे हमला कीजिए। ये धर्म विरोधी कृत्य है। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को चिन्हित करके मार रहे हैं भाई। तो उसका हल बताइए ना हमको। हम तो कह रहे हैं बॉर्डर खोलने। अभी आचार्य जी ने कहा ना भारत सरकार बॉर्डर खोले, मैं आचार्य जी के इस पर साथ हूं। बॉर्डर खोले, भारत और पाकिस्तान दोनों का बॉर्डर खोल के सारे हिंदुओं को भारत आमंत्रित कीजिए। भारत में पाकिस्तान के हिंदुओं को कश्मीर में बसाइए और बांग्लादेश के हिंदुओं को आसाम और पश्चिम बंगाल में बसाइए। एक जो डेमोग्राफी चेंज का बहस आप करते हैं वो भी खत्म हो जाएगा इस बहाने और हिंदू सुरक्षित भी हो जाएंगे। तो आप बताइए हमको, हम तो तैयार हैं आपके पीछे। एक सेकंड दुर्भाग्य रहा बंटवारे का। नहीं, दुर्भाग्य रहा बंटवारे का। नहीं, ठीक है, आपका सुझाव गलत नहीं है और आपके सुझाव को मैं गलत मानता भी नहीं। मैं तो उस मंशा को गलत मानता हूं जो इस बात को लेकर कहती है कि जो बंटवारे में भूमि गई वो 28% हिंदुओं के आधार पर गई कि 28% हिंदू वहां रहेंगे बांग्लादेश में। 20% कहां गए किसी को नहीं पता। अमूमन बढ़ती है ना आबादी, घटती थोड़ी है। जो यहां पर थे मुस्लिम, उनकी आबादी कितनी थी 47 में, और आज देख लीजिए कितनी है। आपको पता चलेगा कि अल्पसंख्यक कैसे बढ़ते हैं, कैसे उनकी परवरिश की जाती है एक कल्चर के तौर पर। और दूसरी तरफ देखिए कि वो 20% कहां है किसी को खबर नहीं। उन 20% की जो जमीन है वो बांग्लादेश के पास है। फिर उसको आप शत्रु संपत्ति घोषित कर दीजिए और जीरो कर दीजिए। यहां बेचारे आके रिफ्यूजी बन के टेंट में रहे, सालों की प्रक्रियाएं झेलें। ये दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य के कारण क्या क्या रहे हैं वो इस देश ने देखा है कि क्या है। ये आचार्य राज मिश्रा, समाधान किस तरह से निकलेगा भाई? ये कह रहे हैं हाफिज गुलाम, मैं आ रहा हूं गुलाम सरवर जी, आपके पास ही आऊंगा। एक टिप्पणी केवल राज मिश्रा जी की मांग रहा हूं, आप देने रहे। अच्छा ले लीजिए, आप ले लीजिए। चलिए राज मिश्रा जी थोड़ा सहिष्णु रहिए, मैं इनको गुलाम सरवर जी को 20 सेकंड और देता हूं। बोलिए सरवर। नहीं, मैं राज मिश्रा जी और आचार्य जी, मैं दोनों हिंदू संतों से विनती पूर्वक कहना चाहता हूं कि देखिए, फलस्तीन हो, गजा हो, हिजबुल्लाह हो, कुछ भी हो, आप जो भी आरोप लगाते हैं, तो अगर मुसलमान होने के नाते हम सड़क पर उतर रहे थे, भारत में माइनॉरिटी होने के बाद भी उतर रहे थे, आप मेजोरिटी में भी हैं, सरकार में भी हैं, और आप बांग्लादेश के लिए सड़क पर भी नहीं उतर रहे हैं और हम ही को कह रहे हैं तुम ही उतरो। कहां चले गए मदनी, कहां चले गए मदनी? अरे आप क्यों नहीं उतर रहे हैं? आपकी कमजोरी के कारण। सुन लीजिए सरवर साहब, मैं उतर रहा हूं। आपको पता होगा पिछली बार जब बंगाल में हुआ था और हिंदू सड़क पर उतरा था तो मुसलमानों ने पत्थर बरसाए थे। इस बात को याद कर लीजिएगा। पिछली बार भी बांग्लादेश में हिंसा हुई थी जब एक व्यक्ति को चौराहे पर लटकाया गया था और भारत के हिंदुओं ने प्रदर्शन किया था। आपको याद होगा इसी दिल्ली के अंदर मुसलमानों के द्वारा उस रैली पर पत्थर बरसाया गया था। नहीं याद हो तो पूरी तरह याद कर लीजिए। सहिष्णु की बात की है राम जी, यस, सहिष्णु होते होते ही हमारा यह हाल हो गया है। मैं सच्चाई बता रहा हूं। और जब तक ये हिंदू सहिष्णु बना रहेगा तब तक ये मानवता के राक्षस हैं। ये इंसान नहीं, मैं साफ बता रहा हूं।
ये मानवता के राक्षस, और ये इसी प्रकार बढ़ते रहेंगे जब तक हिंदू इस प्रकार। भाई मैं मान लेता हूं, चलो आज चिल्ला रहे गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ करती है, एम्बेसी बंद कर देना चाहिए। भाई नसरुल्ला के पास जब गाजा में हो रहा था, मस्जिदों के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे बैठ करके, बैनर लगा रहे थे बैठ करके, तब सरकार ने कहा था बैनर लगाओ, सरकार ने कहा था प्रदर्शन करो। चिल्लाते हो माइनॉरिटी के अगेंस्ट ये हो रहा है, माइनॉरिटी के लिए ऐसे हो रहा है। अब आज आपको बांग्लादेश की माइनॉरिटी नजर नहीं आती है, तब यहां टीवी पर बैठ करके नौटंकियां मारा जाता है। ये ध्यान रखिएगा राम भाई, जब तक ये कौम अपनी जो गलतियां हैं उसके अगेंस्ट खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होगी, तब तक ये होता रहेगा। टीवी पर ये लोग बैठ करके उन्हीं को डिफेंड कर रहे होते हैं जो लोग इस प्रकार की हरकतें कर रहे होते हैं। ये लोग जब तक टीवी पर बैठ करके डिफेंड करते रहेंगे तब तक इस प्रकार की घटना होती रहेगी। आप लोग बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, मैं तो हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं भाई। हिंदुस्तान के अंदर वक्फ बोर्ड पर कानून बन रहा था, कहां पर? संसद में डिस्कशन जहां चल रहा था, संसद में आपके बंगाल के अंदर मूर्ति बनाने वाले बाप बेटे को निकाल करके मार दिया गया, 500 लोगों को घर से बाहर बेघर कर दिया गया। ये हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। कितने लोग ये भाई निकले थे, कितने नारे लगे थे, और उसी पर जब भारत में कुछ होता है कोई होता तो आप लोग पत्थर उठा करके बरसाते हो। क्या बात कर रहे भाई? और मैं बता देता हूं, आप लोग कुछ आंकड़े दे देता हूं, जरा सुन लीजिएगा। विष्णु गोस्वामी गोंडा याद है, पेट्रोल डालकर जला दिया गया था, कितने लोग उसके अगेंस्ट बोलने के लिए तैयार हुए? भाई नहीं तैयार हुए ना। साक्षी नामक लड़की मार दिया गया, कितने लोग बोलने के लिए तैयार हुए? नहीं हुए ना। पी रामलिंगम तमिलनाडु, धर्म विरोध का परिवर्तन, उसका विरोध किया और उसको मार दिया गया, कितने लोग थे भाई? तो ये नौटंकी करना यहाँ बहुत आसान है। मेरे पास दो बड़ी खबरें हैं, एक मोहन भागवत का बयान आया बांग्लादेश को लेकर, एक जीतन राम मांझी का बयान आया बांग्लादेश को लेकर। ये दोनों बड़ी खबरें मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि मुमताज आलम रिजवी रिस्पॉन्ड इस वक्त करना चाह रहे थे राज मिश्रा जी को। मुमताज आलम रिजवी, मैं ये फिर वही उल्टी बात कर रहे हैं कि साहब वहां ये बोले वहां बोले। अरे मैं तो कह रहा हूं कि चलिए ना, नहीं चलिए ना, क्यों नहीं निकले घर से बाहर? घर से बाहर निकलिए, प्रोटेस्ट कीजिए, बांग्लादेश के खिलाफ जो करना है चलिए, हम आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। कौन मना कर रहा है? लेकिन बयानबाजी आप कर रहे हो, हर जगह राजनीति आप करते हो, हम राजनीति नहीं करते, सिर्फ राजनीति आपको करना है। आपको हर जगह आपकी सरकार है, न तो सरकार खिलाफ बोलोगे न अपनी तंजीमों खिलाफ। कहाँ है बाबा बागेश्वर दास? कहाँ है? बताइए, बुलाइए बाबा बागेश्वर दास, बयानबाजी करेंगे। आप क्या कर रहे हो? आप डिबेट खेलोगे क्या? भाई चलो निकलो, डिबेट खेलोगे, निकलो। हिंदू भाई की हत्या हुई है बंगाल में, मेरे काल तो क्यों नहीं देते हो काल? मेरा खून फिर बयानबाजी करोगे? देखिए मुमताज आलम रिजवी, हाफिज गुलाम सरवर, देखिए ये तर्क उतना ही बचकाना है जितनी वो बात थी जो आप लोग कर रहे थे। कहां है? बॉर्डर खोल दो, हम चलेंगे। अरे सुन लीजिए, बात सुन लीजिए महाराज, बात सुन लीजिए। अरे मुमताज आलम रिजवी जी, अरे सुन तो लीजिए, नाराज क्यों होते हैं? मैं अभी समझाता हूं आपको, मैं लॉजिक के आधार पर भाई आवाज उठा सकते हैं। अरे मेरी बात सुनिए ना, आवाज उठा सकते हैं, हम बता रहे हैं ना आपको क्या कर सकते हैं। आप जो कहते हैं ना, हर बार कहते हैं कि चलिए आगे बढ़िए, ये करिए। अरे भाई गाजा में जो हुआ, अरे गाजा में जो हुआ, एक मुसलमान उनकी मदद करने के लिए पहुंचा, एक मुसलमान गाजा वालों की मदद करने के लिए पहुंचा। एक मुस्लिम देश जो दिन भर जिहाद के नारे लगाते हैं, जो दिन भर उम्मा बोलते हैं, ये उम्मा वो उम्मा, एक मुस्लिम देश खड़ा हुआ गाजा के लिए। अरे भाई मैं उनका खाली प्रोटेस्ट हुआ ना, अपने देश के जानता हूं। और इधर कोई अगर ऊंची आवाज में बात भी कर दे कि भाई बांग्लादेश में ये कट्टरपंथी चल रहे हैं, तो आप कहते हैं चलिए ना, किसने रोका है? चलिए ना, किसने रोका है? कौन गया भाई? नेपाल में कोई गया? फिलिस्तीन में किसने किया? कोई खड़ा हुआ फिलिस्तीन में? कोई खड़ा हुआ फिलिस्तीन में? कब कह रहे क्या? आज ही एक सुरंग उड़ा दी, आज ही सुरंग उड़ा दी इजराइल ने। तो कह रहे करनी, केवल भाषण। का है, बजरंग दल का है, बीएचपी का है, हिंदू सेना का है, कहां है सारे लोग? मैं पूछ तो रहा हूं भाई, सवाल क्यों नहीं करते हो? मैं किसी की कनपटी पे कट्टा अड़ाऊं क्या? मुसलमानों को ना मैं मुमताज आलम रिजवी से ये कर सकता हूं, ना बीएचपी से ये कर सकता हूं। करना चाहिए, मैं बोल रहा हूं खुलकर, करना चाहिए भाई, क्यों नहीं करते?
सबको करना चाहिए, दबाव डालिए। लेकिन ये मत बोलिए कि चलिए चलिए इधर चलिए उधर चलिए। कोई नहीं गया भाई। इस्लामिक देशों की संख्या ऐसे उंगलियों पे गिनाऊं तो आपको मालूम है, आप मुझसे ज्यादा काबिल हैं इस मामले में। एक मुस्लिम देश खड़ा नहीं हुआ, 2 आदमी वहां पर नहीं गए कि मैं गाजा की तरफ से लड़ता हूं इजराइल से, 2 किसी ने फौजी नहीं भेजे, रसद भेजी वो भी सड़ी गली। भारत भेजता है, अरे भारत भेजता है फिलिस्तीन को दाना पानी, यहां से रसद भेजते हैं हम। तो फिर इसको क्यों इस तरीके की मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं कि वो जो आंखों में अंगारे, वो जो गुस्सा है, वो जो शोर शराबा है, वो उसका 1% तो दिखे सबसे कि आप इस रेडिकल ताकतों के खिलाफ खड़े हुए हैं। वो 1% तो दिखे, 1% तो दिखे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, मोहन भागवत का एक बड़ा बयान आया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर मोहन भागवत ने यह बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं की दुर्दशा कब खत्म होगी, बांग्लादेश में हिंदुओं को एक साथ रहना होगा। उन्होंने कहा दुनिया भर के हिंदुओं को उनकी मदद करनी पड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुओं का एक ही देश है और वो भारत है, भारत सरकार इसका संज्ञान ले रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। यह कहा है मोहन भागवत ने। उनकी बात आपको हम सुनाते हैं। हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी, वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है। फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी। और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश। तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती। परिणाम कभी होते कभी नहीं होते, लेकिन करना तो पड़ेगा। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जीतन राम मांझी का बयान आया। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बांग्लादेश के मामले में इंदिरा गांधी से गलती हुई, उन्होंने बांग्लादेश बना दिया। बांग्लादेश में हमारे लोग अब बेआबरू हो रहे हैं, मुसलमान हो या ईसाई, हम सभी को संरक्षण देते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी से गलती हुई, उन्होंने बांग्लादेश बना दिया। उस वक्त बहुत सारी चीजें उनके हाथ में थीं, बहुत सारी चीजें वो बदल भी सकती थीं। इस रेफरेंस में ये बयान जीतन राम मांझी दे रहे हैं। अब मैं सैयद जब्बाद आपके पास आता हूं। बहुत सारी बातें अब तक डिबेट में हो चुकी हैं। ये कह रहे हैं मोहन भागवत की कई बातें ऐसी हैं जो हम बता सकते हैं, कई बातें ऐसी हैं जो नहीं बता सकते, जो एक्शन लिए जा रहे हों, कई बार उनके परिणाम मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते। लेकिन क्या खुलकर बोलने में भी टैक्स लगेगा? कोई नहीं गया सर गाजा, कोई देश नहीं गया, कोई फौजी किसी ने भेजा। मैं कह रहा हूं कि खुल के बोलने में भी टैक्स लगेगा। नहीं देखिए मोहन, नहीं देखिए, हम तो आपको पता राम भाई बिल्कुल खुल करके और बिल्कुल बावाज़ बुलंद बोलते हैं। कहीं पर भी जुल्म होता है, ज़्यादती होती है मजलूमों के साथ, कमज़ोरों के साथ, माइनॉरिटीज़ का, खुल करके बोलते हैं। मोहन, आदरणीय मोहन भागवत साहब कोई सरकार तो है नहीं, आप विदेश मंत्री से शिकायत कर रहे हैं अपनी, आप अपनी ही सरकार से शिकायत कर रहे हैं। चलिए अच्छा है, लेकिन शिकायतें और भी हैं। आप विदेश नीति के ऊपर क्यों नहीं सवाल खड़े कर रहे हैं? आप गृह मंत्री जी से क्यों नहीं कह रहे हैं? आप प्रधानमंत्री जी से क्यों नहीं कह रहे हैं? और रही बात जीतन राम मांझी साहब जो हैं, जो स्टेटमेंट देख रहे हैं, आप उनसे पूछिएगा कि इंदिरा गांधी जी का क्या योगदान था और किस तरीके से वहाँ के हिंदुओं के प्रोटेक्शन के लिए क्या नहीं करा उन्होंने। यहाँ तक ट्रीटी है, अगर वहाँ पर हिंदुओं के साथ कुछ होगा तो हम अपनी सेना भी उतार सकते हैं। करिए ना आप चाहते नहीं, आप इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि आपके उद्योगपति मित्रों का पैसा लगा हुआ है। आपको अपने उद्योगपति मित्र प्यारे हैं, आपको हमारे हिंदू भाई प्यारे नहीं हैं। आपको अगर आपको प्यार होता, इसमें होता, हमदर्दी होता, तो आप जो है ओके संजीव मुनिया रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जब आपकी इस बात 10 सेकंड दे दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। 10 सेकंड दे दीजिए, नहीं 10 सेकंड दे दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। मैं 10 सेकंड बोल दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए। जी जी बोलिए, 10 सेकंड जल्दी 10 सेकंड दे दीजिए, मैं फिर उसके बाद नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ एक बात रखना ये चाह रहा हूं
कि भारत सरकार से आप लोग जवाब क्यों नहीं मांग रहे हैं? बेतुका बयान है, इतना ही बिल्कुल सब कुछ बेतुकी बात है। इतना ही सब कुछ हमदर्दी आपके दिल में होगी तो फिर ठीक है, गजब बात है। मतलब सरकार से कोई सवाल, हमारी विदेश नीति क्या कर रही है? अब जरा सवाल का जवाब देंगे जीतन राम मांझी, एस जयशंकर साहब खामोश बैठेंगे। आपकी बात सुन ली, संजीव बुनियाल जी को सुन लीजिए आप प्लीज। मैं राम मोहन जी 2 बातें कहूंगा कि मैं नहीं, इसे पासिंग द बक कहते हैं। अरे भैया मैं क्या कर रहा हूं? पहली बात, हमने बोला कि हम प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे, तो आपने देखा जगह जगह आपके यहाँ टीवी पर आ रहा था कि हिंदू प्रदर्शन कर रहा है, और ये खुल के प्रदर्शन के लिए पता है क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि हिंदू वैसा प्रदर्शन नहीं करता, बच्चों को नहीं जलाता, दूसरे धर्म के लोगों को नहीं मारता, पत्थर नहीं फेंकता, मस्जिदों के निकल के जो है जैसे मंदिरों पे पत्थर फेंके जाते हैं वो नहीं करता। इसलिए इनके अंदर गट्ठे हैं कहने के, पुलिस की जीपों को जला देना, पुलिस स्टेशन को जला देना, हिंदुओं को मारना, हिंदू घरों में पत्थर फेंकना, इसलिए कह रहे हैं ये हमारी आपका एजेंडा देख रहे हैं लोग, आपको देख रहे हैं लोग, देख रहे हैं आप क्या करना चाह रहे हैं। आपके लफ्ज जो हैं वो बयान कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं आता, आप सिर्फ नफरत में डूबे रहिए। आप जो है सरकार के, अच्छा 10 सेकंड ये बताइए, सरकार अपने प्रवक्ता क्यों नहीं भेज रही है? भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ हैं? डिबेट में क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता? क्यों भाग रहे डिबेट से? बुलाइए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, बोले इस पर आकर के बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा है। कहां है भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता? कहां है भारतीय जनता पार्टी के नेता? क्यों नहीं बोल रहे सरकार के हिंदू वहां से यहाँ आएगा तो मुसलमानों को भी बॉर्डर खोलने के बाद वहां जाना पड़ेगा। अरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही नहीं आ रहे डिबेट के अंदर। खोलने को तैयार नहीं, बॉर्डर खोलने के लिए तैयार है। अगर हिंदू वहां से यहाँ आएगा तो यहाँ का मुसलमान भी वहां जाएगा, जी खुलेगा तो ठीक है। मेरे पास आज चर्चा में बस इतना ही समय है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहता हूं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कूटनीति से ही सुलझाई जा सकती है, लेकिन कूटनीति उसके साथ चले जो अपनी सरकार में स्टेबल तो हो। जो खुद दूसरे की कठपुतली है उससे क्या कूटनीतिक बात की जा सकती है, यह भी एक चर्चा का विषय हो सकता है, यह भी एक डिबेट का विषय हो सकता है। इसीलिए महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH